हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की साइंस की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें आज का जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है आपका कार्बन और कार्बन के अपर रूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन क्या होता है? कार्बन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना हुआ है और इस कार्बो का अर्थ होता है आपका कोयला। ठीक है, कार्बन नहीं, क्या होगा? कोयला। यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं अपने आसपास जो आपको काले रंग के पदार्थ मिल रहे हैं उसमें क्या है, आपका कार्बन मौजूद होगा। ठीक है, जैसे आपको कोयला काले रंग का दिखता है, पेंसिल की जो लीड देखते हैं हम काली काली होती है, वो आपकी ग्रेफाइट होती है और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का ही एक रूप होता है। ठीक है, और बहुत से ऐसे पदार्थ भी आपको देखने को मिलेंगे जो काले नहीं होते, फिर भी क्या है, कार्बन होता है उसमें। यानी कि वो क्या है, कार्बन के रूप हैं, दूसरे रूप हैं, बदले हुए रूप है। जैसे आपको हीरा, हीरा के बारे में बहुत सुना होगा। हीरा भी क्या है, आपका एक कार्बन का ही अपर रूप है। तो चलिए बात करते हैं कार्बन के संकेत की। कार्बन को जब प्रदर्शित करते हैं आपकी आवर्त सारणी में तो संकेत है कार्बन का C। कार्बन का परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर है आपका 6 और कार्बन की संयोजकता होती है आपकी 4। जब हम इन परमाणु क्रमांक को जब KLMN में फिल करेंगे, ठीक है, KLMN में जब परमाणु क्रमांक को भरते हैं तो पहली जो कोशा है K, इसमें आपके अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और जो अगली कोशा है LM में आपके L में जो कोशा है इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। हमने K कोशा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 में से 2 तो K में आ गए, बाकी के बचे कितने, 4। तो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 4। और बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही हमारी क्या बन जाती है, संयोजकता बन जाती है। तो इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। और कार्बन का परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है आपका, 6। ठीक है, संयोजकता यानी कि वैलेंसी बोलते हैं संयोजकता को। अब आगे बढ़ते हैं, कार्बनिक रसायन क्या होती है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है आपकी क्या कहलाती है, कार्बनिक रसायन। जैसे बहुत सारे कार्बनिक यौगिक आपने देखे होंगे, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम आपका अध्ययन किया जाएगा इसमें। एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ये सारी गैसेस जो हैं आपकी, ये भी आपकी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत ही आती हैं। सारे कार्बोहाइड्रेट, शुगर हो गई, ग्लूकोज हो गया, ये सब क्या है, इन सभी में कार्बन होता है। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। कार्बन उपस्थित है या नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन उपस्थित है या नहीं। ऐसे ही आप चीनी का सूत्र C12H22O11, C12 यानी कि कार्बन उसमें भी मौजूद है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी आपका क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बोहाइड्रेट में आपको ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कार्बन की उपस्थिति की, कि हमें आसपास अपने कहाँ कार्बन देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ उपस्थिति मिलती है। तो देखो हीरा, हीरे में भी आपका कार्बन होता है, यानी कि कार्बन का हीरा अपर रूप है तो सीधी सी बात है हीरे में कार्बन होगा। कोयला में कार्बन मौजूद होता है, पेट्रोलियम जो डीजल पेट्रोल हो गए, इनमें मिट्टी का तेल, इनमें भी कार्बन होगा। ग्रेफाइट जो पेंसिल में छड़ होती है ना, निब बोल सकते हैं, उसकी पेंसिल की लीड या छड़ जो भी बोले, उसमें भी क्या होता है, वो ग्रेफाइट होती है, कार्बन होता है उसमें। कोक तो नाम से ही कोक आ रहा है, यानी कि क्या होगा इसमें, कार्बन। काजल जो घर में आप काजल यूज़ करते हैं ना लगाने के लिए, उसमें भी क्या होता है, कार्बन होता है। 99% आपको कार्बन इसमें मिलेगा। तेल जो भी ऑयली चीज़ें होती है ना, ऑयल में भी क्या होता है आपका, वसीय अम्ल बोल सकते हो, यानी कि वसा होंगे, ऑयल आपका, ये सब में क्या होगा, कार्बन होगा। और साबुन में भी आपका क्या होता है, कार्बन। साबुन का जो निर्माण है, इसकी रिएक्शन आपकी है इस सेमेस्टर में। जब मैं आपको कार्बनिक यौगिक अगला चैप्टर कराऊंगी तो वहाँ पर इसको पढ़ेंगे, साबुन कैसे बनता है। जो ग्लिसरीन बनेगी वो उसमें भी क्या होता है, आपका कार्बन होता है। ठीक है, ऐसे ग्लूकोज आपने देख लिया, इसमें भी क्या है, कार्बन है। शुगर, शुगर में भी क्या है, आपका कार्बन है। तो आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें क्या है, कार्बन आपका उपस्थित होता है। आगे बढ़ते हैं कार्बन के गुण की तरफ। तो कार्बन का पहला जो गुण है क्या है, श्रृंखलन का, यानी कि श्रृंखला बनाने का इसमें गुण पाया जाता है। कार्बन यानी कि कार्बन जो है अपने कई सारे कार्बन पदार्थों के साथ एक चेन बना लेता है, लंबी चेन। ठीक है, इस तरीके से। तो कार्बन में ही, कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध का मतलब है बॉन्ड, आबंध यानी कि बंध बनाने की क्षमता होती है। कार्बन कार्बन के ही दूसरे परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर श्रृंखला का निर्माण करते हैं और इसी को हम बोलते हैं श्रृंखलन। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, यानी कि कार्बन जो होगा दूसरे कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, फिर अगला कार्बन अगले कार्बन के साथ, और धीरे धीरे क्या आपकी एक चेन बनती जाएगी और यही गुण कहलाता है श्रृंखलन का। कौन सा बॉन्ड बना है, सहसंयोजी। सहसंयोजी बंध का मतलब क्या होता है, एक बार समझ लो। जैसे किसी परमाणु के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है और सामने वाले परमाणु के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
इस तरीके से नहीं समझते। जैसे हम Cl की बात करें, Cl क्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कोई बता सकता है? क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है आपका कितना होता है? 17 होता है। ठीक है, इसको अगर हम K में फिल करते हैं तो K में फिल करिएगा, 2 आ जाएंगे इसमें, K में, L में आपका 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 2 10 हो गया, और M में कितने इलेक्ट्रॉन आपके बचेंगे बाकी के? 7 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो भाई कोशा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब हम 7 इलेक्ट्रॉन अगर इसके ऊपर लगा दें, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ऐसे दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 लगे होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब ये क्लोरीन क्या कर सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर ले कैसे भी करके। तो ये जो क्लोरीन क्लोरीन है ये क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं अपने आपस में। यानी कि ये इससे इलेक्ट्रॉन एक ले लेगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे भी देगा। यानी कि अब इन दोनों के बीच में क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके काम भी आएगा, इस वाले क्लोरीन के, और इसके भी। तो ये जो बीच में इन दो इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या है? सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध में क्या है, दोनों के बीच में उस चीज़ की साझेदारी होगी। ऐसे ही कार्बन भी करता है। ठीक है, सहसंयोजी का मतलब क्या है, अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो किसी और को देगा और दूसरे से ले भी रहा होगा। यानी कि बॉन्ड जो बनेगा वो साझेदारी से बनेगा। इसको मैं अभी डिटेल में आपको बता दूंगी, अगर आपको कंफ्यूजन रह रहा है तो बस अभी तक इतना समझिए कि जो श्रृंखलन का गुण है वो क्या है, कार्बन में ही, कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ, कार्बन के साथ कार्बन जरूर जुड़ा होना चाहिए तभी एक चेन बनेगी। ठीक है, बाकी के और कोई परमाणु जुड़े हो सकते हैं पर कार्बन के साथ कार्बन कार्बन जुड़े होंगे तब एक लंबी सी चेन बन के आएगी, वही आपकी श्रृंखला या श्रृंखलन का गुण कहलाती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सी सिंगल बॉन्ड, सी देखिए, सी के बीच में एक बॉन्ड तो इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। डबल बॉन्ड लगा होगा तो ये द्विबंध कहलाएगा, और यहीं पर त्रिबंध भी हो सकता है। अब कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। कार्बन के पास 4 बॉन्ड और लगे होने चाहिए तभी उसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी। तो इसको लिखेंगे कैसे? अगर मैं किसी कार्बन की श्रृंखला लिखनी है तो 1 2 3 4, जितने चाहो उतने कार्बन लिख दो। इसके बाद इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? पहले से एक बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन तो है ही इसके पास। कितने? 4 इसको कंप्लीट करने, तो 1 2 3, तो अब 4 हो गए। देखो 1 2, यानी कि कार्बन को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे। ठीक है, ऐसे। अगला कार्बन क्या है, इसके पास 2 हैं, एक ये रहा एक ये रहा, तो इसके पास 2 और लगा दीजिए, 4 ऐसे बन जाएंगे। अगले कार्बन के पास भी 2 थे तो एक और एक नीचे। हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाता है, वो आपका कार्बनिक यौगिक में जैसे एथेन मैथेन बनता है ना, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर 3 लग जाएंगे। ठीक है, तो एक लंबी चेन, और भी कार्बन जुड़ सकते हैं तो इस तरीके से और भी कार्बन आ जाएंगे। ठीक है, द्विबंध में कहीं कार्बन के पास डबल बॉन्ड होगा, त्रिबंध में किसी एक कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे ही डबल बॉन्ड हम लगाएंगे तो ये जो आसपास जो लगे हुए थे ना ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या हो जाएंगे, 4 ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, 2 डबल बॉन्ड से और एक एक सिंगल बॉन्ड आसपास लगा ही हुआ है। ठीक है, 4 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं देखिएगा। जैसे आपको मैं काउंट करना बता देती हूँ कैसे, 1 2 3 4, इस वाले के पास देखो 1 2 3 4, तो इस तरीके से ये कंप्लीट होंगे। चलिए, हमें सिर्फ समझना है कि श्रृंखला कैसे बनती है बस, बाकी का हमसे कुछ पूछा नहीं जाता डिटेल में। नेक्स्ट है आपका चतुः संयोजकता। तो चतुः संयोजकता क्या होती है आपकी, कार्बन की संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। अतः कार्बन क्या करता है, कार्बन में ही कार्बन के साथ या फिर अन्य परमाणुओं के साथ, अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध करने की क्षमता होती है, जिसको हम बोलते हैं कार्बन की चतुः संयोजकता। ठीक है, यही कहलाती है। जैसे कार्बन यहाँ पर लिखा हुआ है तो एक बॉन्ड इधर बनेगा, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, यानी कि 4 ये इसके साथ जोड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैं जोड़ देती हूँ कि यहाँ मैं हाइड्रोजन को अगर जोड़ दूँ, कार्बनिक रसायन में मोस्टली हाइड्रोजन ही जोड़ा जाता है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सी, और कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, यानी कि H4, CH4 फार्मूला बन गया। और ये फार्मूला आपका किसका होता है, मैथेन गैस का होता है, जिसको हम बोलते हैं मार्श गैस। ठीक है, ऐसी में एक और एग्जांपल आपको बता देती हूँ। जैसे ये रहा आपका कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब एक कार्बन के पास कितने हैं, अभी इस कार्बन की बात करें तो एक ही बॉन्ड लगा है, यानी कि कितने की कमी है, 3 की कमी है ना, तो 3 हम क्या जोड़ सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दें, कोई दिक्कत तो नहीं आनी है, हाइड्रोजन हमने जोड़ दिए। दूसरे वाले कार्बन के पास भी एक है, यानी कि कितने और जोड़ सकते हैं, 3 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, ये क्या बन गया आपका। अब इसका सूत्र कैसे लिखेंगे, आप सूत्र लिखिएगा, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, C2, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, H6, और ये फॉर्मूला आपका किसका है, एथेन का होता है फॉर्मूला। ठीक है, एथेन, C2H6।
ऐसे ही क्या है देखो कितनी चतुसंयोजकता यानी कि 4 ही हैं, ये देखिए अगर यहाँ पर देखोगे तो 4 हैं। बस क्या है सबके साथ ये जो आपका ये बॉन्ड दिख रहा है ये क्या है, सहसंयोजी बंध है, सहसंयोजी बंध, ठीक है। साझेदारी हुई है, हाइड्रोजन ने अपना एक दिया और एक लिया भी है। साझेदारी में क्या है, दोनों का साझा कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, ठीक है। चलिए एक डबल बॉन्ड का भी बता देती हूँ। एथीन सॉरी हाँ एथीन का सी, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन के पास क्या है, 2 बॉन्ड तो पहले से आ रहे, कितनी की कमी है, 2 की कमी है, तो 2 हम जोड़ सकते हैं, एक एच इधर और एक एच इधर। सेम इधर भी क्या है, 2 बॉन्ड पहले से ही है यानी कि 2 तो कंप्लीट हो रहे हैं, 2 और चाहिए तो एक एच इधर एक एच इधर। फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, 2 कार्बन है तो C2, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4, C2H4, ठीक है। कौन सी गैस हो गई आपकी, एथेन गैस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके कार्बन के अपर रूप पर। तो अपर रूप क्या, पहले तो अपर रूप को समझो कि अपर रूप क्या होते हैं। तो अपर रूप जो है वो क्या है, आपके ऐसे तत्व जो 2 या 2 से अधिक रूपों में पाए जाते हैं और इनके क्या होंगे, भौतिक गुण तो असमान होंगे लेकिन रासायनिक गुण इनके समान होते हैं, इसी को इन तत्वों को हम कहते हैं अपर रूप। और ये जो गुण होता है तत्वों का ये कहा जाता है आपका अपर रूपता। भौतिक गुण यानी कि रंग रूप अलग हो सकता है, ठीक है, ये उसका भौतिक गुण है। रासायनिक गुण यानी कि अगर हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो दोनों एक ही उत्पाद निकाल के देंगे, ठीक है, ये होते हैं आपके रासायनिक गुण। तो ये जो पदार्थ होंगे यानी कि तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है जिसके भौतिक गुण तो असमान होते हैं, आकार अलग होगा, ये सब चीज़ें अलग होंगी, लेकिन क्या है रासायनिक गुण उसके समान होंगे। तो जो पदार्थ के ये तत्व होंगे ये कहलाते हैं अपर रूप और ये जो गुण होता है तत्वों का ये कहलाता है आपका अपर रूपता। कार्बन के अपर रूप की बात करें तो कार्बन के अपर रूपों को 2 भागों में बांटा गया है, पहले आपके क्रिस्टलीय और दूसरे आपके अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में आपके आता है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये 3 ही हैं। और अक्रिस्टलीय में आपका आता है चारकोल और काजल, लैंप ब्लैक या फिर काजल, 2 इसके नाम हैं। चलिए इसको देखते हैं क्या है ये। तो पहला है आपका कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप क्या होते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप में कार्बन परमाणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होगा, तो वो आपका क्रिस्टल यानी कि क्रिस्टल बन रहा होगा वहाँ पर, जैसे आपको हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन में देखने को मिलेगा। तो आपको स्ट्रक्चर तो नहीं पढ़नी इनकी, बस इनके बारे में कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले हीरा क्या है या फिर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है तो वो आपका क्या है, हीरा होता है। तो हीरा जो है आपका सभी प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है। वैसे आपने सुना होगा जो धातुएं होती हैं आपकी वो कठोर होती हैं और नरम भी होती हैं, लेकिन मोस्टली धातुएं आपको कठोर देखने को मिलेंगी। और जो अधातुएं होती हैं, कार्बन आपका एक अधातु है, लेकिन फिर भी क्या है, कार्बन का जो दूसरा रूप है वो क्या है, वो हीरा। तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। सारी अधातुएं कैसी होती, बहुत सॉफ्ट या मुलायम होंगी, लेकिन हीरा जो है आपका क्या है, कठोर है। वो इतना कठोर है, दुनिया का सबसे कठोर बोल सकते हैं, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है आपका हीरा, ठीक है। इसका उपयोग कांच को काटने में, जो कांच का कटर होता है काटने का, वहाँ भी किया जाता है। बहुत सी चीज़ों को काटने के लिए जो ठोस चीज़ें होती हैं उनको काटने में हीरे का यूज़ करते हैं। और हीरा जो है आपका विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है। जो भी आपकी धातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक ही होती हैं। तो हीरा भी क्या है, कार्बन का अपर रूप है, तो कुचालक तो होना ही है विद्युत और ऊष्मा का। इसका उपयोग हम आभूषणों में करते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग सूक्ष्म थर्मामीटर में भी किया जाता है, क्योंकि ये जो ऊष्मा का है बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस पर, तो इसका उपयोग थर्मामीटर, जो सूक्ष्म थर्मामीटर होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। वैसे तो पारे का यूज़ करते हैं। और बात करते हैं कांच को काटने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इनके उपयोग और क्या पदार्थ है, कठोर पदार्थ है, इतना ध्यान रखिएगा। ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट क्या है, एक सॉफ्ट होता है। आपने देखा होगा पेंसिल की जो वो होती है जो लीड होती है या फिर उसकी जो छड़ होती है अंदर पड़ी हुई, उसको देखना बहुत सॉफ्ट होती है, तुरंत टूट जाती है, वो मुलायम सी होती है और क्रिस्टलीय पदार्थ है ये। ग्रेफाइट इकलौता पदार्थ है, एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। तो इसको ध्यान रखना कि ग्रेफाइट कार्बन का रूप है, कार्बन कुचालक होता है, लेकिन फिर भी जो ग्रेफाइट है आपकी विद्युत की सुचालक होती है। यह मुलायम व चिकना होता है और इसका उपयोग शुष्क सैलों में किया जाता है, पेंसिलों में किया जाता है। ये जो पेंसिल होती है ना जिससे हम लिखते हैं उसमें भी आपका इसी का यूज़ किया जाता है, ग्रेफाइट का।
आगे बढ़ते हैं फुलरीन। तो फुलरीन जो है आपका कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। ये ग्रेफाइट पर ही रिएक्शन करके बनाया जाता है। कोक वगैरह की जलाते हैं ग्रेफाइट को, वहीं से आपका फुलरीन प्राप्त होता है। बहुत ही उच्च ताप पर जब जलाया जाता है तो इसमें कार्बन की संख्या बहुत ज़्यादा है। नहीं, कार्बन का एक शुद्ध अपर रूप है, ये शुद्ध रूप बोल सकते हो। इसका जो दूसरा नाम है वो है बकमिनिस्टर फुलरीन, या फिर बकी बॉल के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो ये क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय अपर रूप में क्या हुआ, कार्बन एक निश्चित क्रम में, यानी कि कार्बन के परमाणु अव्यवस्थित होंगे, निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होंगे, उसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय अपर रूप। इसमें आपका चारकोल और काजल आता है, लैम्प ब्लैक काजल। तो चारकोल क्या होता है, जब किसी ठोस कार्बनिक पदार्थ जैसे पौधे की लकड़ी हो गई या फिर जंतुओं की अस्थियों को हम वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो जो भी पदार्थ प्राप्त होगा वो आपका चारकोल कहलाता है। चारकोल मुख्य रूप से आपके दो प्रकार के जो आपको पढ़ने हैं वो हैं आपके जंतु चारकोल और फिर शुगर चारकोल। ठीक है, जंतु चारकोल में सीधी सी बात है, जंतुओं की अस्थियों वगैरह को जला के बनाया जाएगा, यानी कि जंतुओं की अस्थियों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो जो पदार्थ प्राप्त होता है वो आपका जंतु चारकोल कहलाता है। इसे अस्थि कोयला भी कहते हैं और इसका यूज़ किया जाता है चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में। ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है और ये आपका डीएलएड में पूछा भी गया है। 2017 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो इसको तैयार कर लेना कि चीनी उद्योगों में जो आपका है वो कौन सा गन्ने के रस को रंगहीन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लकड़ी के कोयले का, जंतु चारकोल का, शुगर चारकोल का या फिर लैम्प ब्लैक का। तो वहाँ पर आपका आंसर रहेगा जंतु चारकोल। शुगर चारकोल की बात करते हैं तो शुगर चारकोल है यानी कि चीनी से ही बना होगा। तो जब चीनी को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो जो पदार्थ प्राप्त होता है वो आपका कहलाता है शुगर चारकोल। तो बहुत ही ईजी है शुगर चारकोल, इसको याद कर लो। अब बात करते हैं लैम्प ब्लैक या फिर काजल की। तो ये क्या है आपका, ये आपने शायद घरों में एक्सपेरिमेंट किया होगा, बहुत से घर में क्या है काजल बनाए जाते हैं। तो जब सरसों के तेल को सीमित मात्रा में जलाया जाता है तब वहाँ पर आपका क्या है, काजल बनता है। ठीक है, घरों में नहीं, जब आपने दीपावली पे देखा होगा तो जब दिया जलते हैं तो वहाँ पर भी बहुत से लोग रात में काजल थोड़ा सा बना के, सभी के रात में काजल लगाने की प्रथा है कि रात में काजल लगा के सोया जाता है। तो वही क्या है कि जो काजल है, बहुत से लोगों के यहाँ दादी नानी बनाती भी होंगी काजल, किससे, सरसों के तेल को जलाया, ऊपर से उसके ऊपर दिया रख देते हैं तो बहुत ढेर सारा क्या है कार्बन ऊपर जमा हो जाता है और उसको निकाल दिया जाता है, वही क्या है आपका काजल है। और इस काजल में जो है आपका कार्बन जो है 90% पाया जाता है। तो सरसों को तेल कर जलाकर जो पदार्थ निकल के आएगा उसी को काजल या लैम्प ब्लैक कहा जाता है और इसमें आपका 99% तक कार्बन उपस्थित होता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो काजल का यूज़ हम रबर, टायर, प्रिंटर की जो स्याही होती है वहाँ पर, जूतों को जो पॉलिश करते हैं वो जो आता है, उन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं कार्बनिक रसायन के महत्व की। तो कार्बनिक रसायन तो हम पढ़ते हुए आ ही रहे हैं और कार्बनिक रसायन आगे भी पढ़ेंगे। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है कार्बनिक यौगिक, वहाँ पर भी आपको भी कार्बनिक यौगिक पढ़ने होंगे, एथेन, मैथेन वगैरह। तो कार्बनिक रसायन का महत्व देख लेते हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें दिख रही है क्या है, सभी में कार्बन मौजूद है, यानी कि सबसे पहला भोजन में जैसे आपका चीनी हो गया, कार्बोहाइड्रेट जितने भी हम ले रहे हैं ना उन सभी में क्या है, कार्बन है। तो आटा, चीनी, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि में आपको कार्बन देखने को मिलेगा। ईंधन की बात करें तो कोयला, डीजल, पेट्रोल या पेट्रोलियम कोई भी पदार्थ हो, सभी में क्या है आपका कार्बन मौजूद है। कृषि की बात करें तो खाद वगैरह जो डाली जाती है, ये रसायन हो गए, इन सब में क्या आपका कार्बन उपस्थित होता है। यहाँ पर आप थ्योरी तो लिख ही सकते हैं कि खाद वगैरह हो गई, इसीलिए मैंने शॉर्ट में किया है। मेरी थ्योरी लिखने का कोई फ़ायदा नहीं कि ये आप या तो ये बस ये याद करिए कि किस किस में आप वो कार्बन मिलता है, कार्बनिक रसायन कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है, क्या क्या एग्जाम्पल्स है, बस। ठीक है, औषधियाँ भी आपकी क्या है, औषधियों में भी कार्बन का यूज़ किया जाता है। बहुत सारी औषधियाँ प्रतिजैविक वगैरह जो बनते हैं, ऐसा नहीं कि कार्बन से ही बन रहे, थोड़ी सी मात्रा कार्बन की उसमें उपस्थित होगी। और कपड़ा निर्माण में भी आपका कार्बन का थोड़ा सा महत्व है, यानी कि कार्बनिक रसायन वहाँ पर यूज़ होती है। ठीक है, चलिए तो फिर आज का ये जो आपका चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है, ये जो चैप्टर है आपका। अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है कार्बनिक रसायन।
तो आपके जो भी कार्बन रसायन है, ईंधन है, वहाँ पर कोयला, पेट्रोल, इन सभी का अध्ययन करना है। और ये दोनों चैप्टर आपकी केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन। और एक पेपर 2016 का आपका ऐसा था जहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन भी आ चुके थे। टोटल पूरी केमिस्ट्री दिख रही थी वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस में, जो आपके लघुत्तरीय थे। तो अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी इसको, आपको समझ में भी आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और मैथ्स का भी मैं जल्दी जल्दी आपका कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है, परेशान नहीं हुई, आपका सिलेबस हो जाएगा। और आपकी सिलेबस की स्पीड काफ़ी ठीक चल रही है, तो टेंशन नहीं लेनी है। चलिए, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।